ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। सफल होने के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरुआत करते हैं, बल्कि आपका उद्देश्य कितना ऊंचा है इससे फर्क पड़ता है। नेल्सन मंडेला ने कहा है, ये बाल श्रम के जाल में उलझा बचपन। बच्चों की बातें हो रही हैं, और देखिए, बच्चों की बात होती है तो उनकी शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात भी होती है, उनकी खूब होती है। तो आप देखेंगे कि बाल श्रम एक ऐसी गंभीर समस्या है जो बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा और सुनहरा भविष्य छीन लेती है। यही नहीं, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास भी बाधित होता है। जबकि हमें एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहां काम नहीं, किताबें बच्चों का अधिकार हों। और बाल श्रम के विरुद्ध आज भी दुनिया भर में आवाज उठती है। विश्व में इस दिशा में चल रहे सतत संघर्ष का ठोस परिणाम कम ही दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए आप देखिए वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ करने का आह्वान करता है। और आप देखें, बाल श्रम के खिलाफ उठने वाली आवाज हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि तकनीकी विकास और वैश्वीकरण के इस युग में करोड़ों बच्चे आज भी श्रम करने के लिए विवश क्यों हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आज भी 16 करोड़ से अधिक बच्चे विश्व भर में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, और इनका एक बड़ा हिस्सा खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहा है। यह स्थिति विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे उस अंधकार को उजागर करती है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं। ILO इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बाल श्रम एक ऐसा कार्य है जो बच्चों से उनका बचपन बेहद ही निर्ममता से छीन लेता है। कई बार काम के दौरान उन पर जोर जुल्म होता है। नतीजा यह है कि इन सब हालात के बीच उनका शारीरिक, मानसिक और लैंगिक विकास बुरी तरह बाधित होता है। उनके भविष्य की सभी संभावनाएं छीन होने लगती हैं। दरअसल बाल श्रम बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है। कई मामलों में पाया गया कि जो बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, उन्हें बाल श्रम का जाल अधिकारमय भविष्य की ओर ले जाता है। इस समस्या की जड़ में गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, परिवार में बेरोजगारी और बाल श्रम कानूनों का शिथिल क्रियान्वयन है। जब एक परिवार की रोजी रोटी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तब उनके सामने सबसे आसान विकल्प बच्चों को काम पर भेजना बन जाता है। यही कारण है कि खेतों, कारखानों, ईंट भट्टों का घरेलू कामकाज और निर्माण स्थलों पर कई मासूम बच्चे काम करते नजर आते हैं। हैरत की बात है कि स्थानीय प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी अक्सर आंखें मुंह दे रहता है। और आप सोचिए, अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है तो वो आगे चल के क्या सीखेंगे? बोझ ही बनेंगे, एक तरह से आप समझ सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप सोचिए, मजदूरों को आप देखते हैं, उनमें शायद आप देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाई, उनके पास कौशलता नहीं है, इसलिए आप देखते हैं कि 200, 400, 500 रुपये में काम कर रहे हैं। वरना आप देखिए, अगर वो पढ़ा लिखा होता, कोई कंप्यूटर का ज्ञाता होता, तो आप समझ सकते थे उसकी इनकम क्या होती। और जब उसकी इनकम बढ़ती तो परिवार की स्थिति भी बढ़ती, परिवार की स्थिति बढ़ती तो आने वाली जो और बच्चे होते, पीढ़ी होती, उनकी भी स्थिति सुधरती, राज्य की, देश की हर GDP में योगदान भी दे पाते। कोरोना महामारी के बाद यह संकट और भी गहरा है। स्कूल बंद होने से लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। दूसरी ओर बेरोजगारी हुए परिवारों ने में बच्चों की पढ़ाई की अपेक्षा उन्हें काम पर भेजकर पैसा कमाने को अधिक उचित समझा गया। वर्ष 2000 से 2020 के बीच वैश्विक स्तर पर बाल श्रम में 8.55 करोड़ बच्चों की कमी दर्ज की गई थी, जो एक सकारात्मक संकेत था। मगर कोरोना महामारी, आर्थिक असमानता ने इस प्रवृत्ति को पलट दिया और इसके बाद बाल श्रमिकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती चली गई। ये आंकड़े आप लोग जरूर लिखा करिए, इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी झुग्गियों तथा प्रवासी मजदूर परिवारों में यह समस्या अब अत्यंत गंभीर बनी हुई है। यह स्थिति इस बात पर जोर देती है कि इस गंभीर सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए नवीन, समग्र, सामूहिक और ठोस प्रतिबद्धता की महती आवश्यकता है। बाल श्रम के भारत के साथ साथ सभी देशों में गैर कानूनी है। अब समय आ गया है कि हम इस विषय पर आप देखिए सिर्फ बात ना करके
अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझें। बाल श्रम को जड़ से उखाड़कर हमारे लिए एक चुनौती है जिस पर खरा उतरना हमारी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। जाहिर है कि इसके लिए सरकार को ही नहीं, स्थानीय प्रशासन और परिवारों को भी आगे आना होगा। अगर समन्वित प्रयास हों तो बच्चों को बाल श्रम से बचाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 1992 से शुरू किया गया उपक्रम बाल श्रम के क्रमिक उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय क्षमताओं को सशक्त करने और वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में काम आया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का असर देखना बाकी है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विशेष रूप से चालू वर्ष के अंत तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता कितनी सफल होगी यह देखने की बात होगी। हालांकि ज्यादातर अभियानों में अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिली है। भारत में बाल श्रम की समस्या बहुआयामी है। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा एक माध्यम हो सकती है जो किसी भी बच्चे को श्रम के कुचक्र से बाहर निकाल सकती है। सरकार का सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना जैसे प्रयास सराहनीय है, पर इन्हें और व्यापक बनाकर समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना बाल श्रम को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने अब तक हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। उत्तर प्रदेश आप देखते हैं कि सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए 22 जून को एक व्यापक अभियान शुरू करने की योजना बनाई। इसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त प्रदेश बनाना है और इसे राज्य सरकार का बड़ा कदम बना सकता है। मगर 2011 की जनगणना के बाद से अब तक बाल श्रमिकों का कोई भी ताजा आंकड़ा उपलब्ध न होने से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आ रही है और इस स्थिति से निपटने के लिए पंचायती राज विभाग को गाँव स्तर पर बाल श्रमिकों की पहचान कर आंकड़े एकत्रित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर योजना पुस्तिका तैयार कर रही है जिससे उन योजनाओं का विवरण होगा जो बाल श्रमिकों और उनके परिवारों की मदद के लिए उपलब्ध हो। प्रदेश सरकार द्वारा मंडल स्तर पर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है ताकि श्रमिकों के बच्चों को बाल श्रम से रोका जा सके। और देखिए जो सरकार की पहलें रहती उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। और बात करें यूनिसेफ की तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। यूनिसेफ की बात हो रही है ना कि नहीं हो रही है। 11 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की बात की जा रही है। बाल श्रम की इस समस्या के विरुद्ध समाज और सरकार को जन जागरण का आह्वान करना चाहिए क्योंकि यह केवल बच्चों की भलाई का मुद्दा नहीं है बल्कि संपूर्ण मानवता का सवाल है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ और गरिमापूर्ण बचपन मिलना चाहिए और आज इस बात की आवश्यकता है कि हम निष्पक्ष, संवेदनशील और सतत रणनीतियाँ अपनाएं जो ऐसे विश्व का निर्माण करे जहाँ काम नहीं किताबें बच्चों का अधिकार हों और तभी हम बच्चों को न केवल बाल श्रम से मुक्ति दिला सकते हैं बल्कि देश के भविष्य की नींव भी मजबूत कर सकते हैं। और हमारे देश में खासकर आप देखिए शिक्षा का जो हाल है इससे आप देखते हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर ही होती जा रही है, गरीबों की पहुंच से दूर ही होती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला हो रहा है और सरकारी स्कूलों की क्या हालत है वो आप लोग बेहतर जानते हैं और जग जाहिर भी है। वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने से अच्छा लोग सोचते हैं कि चलिए घर में ही बैठा लेते हैं ना, काम पे भेज देते हैं ना, कुछ कमाई भी रहेगी उनकी। ये बात सल की स्रोत हमने किसी सोते हुए बच्चे को देखा होगा, उसे देखते हुए क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि यह कितना मासूम है। उसके चेहरे पर जो मासूमियत होती है उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। वह चेहरा हमारे सामने सदैव होता है, बच्चे के बड़े होने तक हम उसी चेहरे को हमेशा प्यार करते हैं। एक वो और चेहरा हमारे सामने होता है, हम कोशिश करके उसे याद कर सकते हैं। हमसे कुछ सहायता प्राप्त करने वाला या कहा जाए हमसे उधार मांगने वाला चेहरा। इस चेहरे के भाव कुछ अलग से होते हैं पर वह भी मासूम ही होता है और इस चेहरे पर दो तरह के भाव पैदा पाए जाते हैं। एक तो आप देखिए स्वाभिमान का, दूसरा शर्म का। जो हाथ पहले कभी किसी के आगे नहीं फैले होंगे, किसी वक्त वही हाथ कुछ मांगने के लिए किसी के सामने फैलाने पड़ते हैं। जो हाथ सदैव देने के लिए उठे होते हैं बाद में वही मांगने के लिए उठते हैं। इन दोनों भाव को हम उस वक्त देख सकते हैं जब हमसे कोई पहली बार उधार मांग रहा हो। और मासूमियत वाले दो चेहरे और होते हैं। ये चेहरे होते हैं हमारे माता पिता के। यह बात भले ही गले से नीचे नहीं उतर रही हो पर यह सच है कि माता पिता के चेहरे भी मासूम होते हैं। अगर हम अपने माता पिता के चेहरे पर मासूमियत नज़र नहीं आ रही है तो हमें अपनी समझदारी और दृष्टि पर गौर करने व उसमें सुधार करने की जरूरत है। अफसोस है कि हमें अपने माता पिता कभी मासूम नहीं लगते। हालांकि माँ को इस सामाजिक व्यवस्था में मिले दर्जे की वजह से सर्वोच्च स्थान पर देखा जाता रहा है और इसे नाते कई बार उनके चेहरे में मासूमियत दिखती है।
जो स्वाभाविक है और सही है, लेकिन पिता को आमतौर पर इस दृष्टि से नहीं देखा जाता। यह वह चेहरा होता है जो सदैव सख्त दिखाई देता है। लोग इसी सख्त और गंभीरता वाले चेहरे से डर जाते हैं। हम उनके भीतर अजस्त रूप से बहती उस स्वच्छंद नदी के प्रभाव को नहीं देख पाते हैं जो सदैव बना रहता है। जो देख पाते हैं वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आज जीवन मूल तेजी से बदल रहे हैं। सामाजिक जीवन अब कुछ ऐसी जटिलताओं से गुजर रहा है कि माता पिता पुत्र के बीच की दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। आपातापी इतनी है कि घर में रहने वाले और तेजी से बड़े होते बच्चों के साथ संवाद तो जैसे गायब हो गया हो। कई बार संवाद का आप देखते हैं कि क्या संवाद का काम आंखें ही कर लेती हैं। प्यार से गले लगाने के दृश्य तो अब यदा कदा ही दिखाई देते हैं। पिता पुत्र के बीच संवाद के सेतु का काम माँ को ही करना होता है। जहाँ माँ ना हो वहाँ तो स्थिति और भी विकट होती है। बच्चे को बड़ा होते देखना भला किसे नहीं भाता, पर बच्चा इतना भी बड़ा ना बन जाए कि उससे संवाद करने के लिए वातावरण को हल्का करने की आवश्यकता पड़े। दिन भारी लगने लगते हैं और जब बच्चे से बात करने के लिए पिता को इंतजार करना पड़ता है। संभव है कि कई घरों में वातावरण हल्का रहता हो, पिता और पुत्र एक मित्र की तरह संवाद करते दिखाई देते हो, साथ साथ घूमने जाना, एक साथ मिलकर भोजन करना आदि क्रियाकलाप हो। ऐसे माहौल में पता नहीं चलता कि घर में किसकी चलती है, पिता की या फिर बेटे की। एक उम्र के बाद पिता और भी खामोश होने लगता है। कई चीजें उनकी आंखों के सामने से गुजरती हैं। वे आंखें उसे स्वीकार नहीं करती, पर पिता के सामने उससे स्वीकारने की व्यवस्था भी दिखा होती है। एक अनजाना सा संवाद उनके भीतर ही उमड़ता घुमड़ता रहता है, जिसे वे शब्द देना चाहते हैं, मगर वे शब्द ओंठों तक आते आते रह जाते हैं। जिसने भी माता पिता की मासूमियत को पहचान लिया वह उतना ही अधिक भाग्यशाली होता है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को यह नहीं बताती कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया। इसे बच्चा ही अगर ठीक से समझे तो बेहतर होता है। जो संतान अपने माता पिता की मासूमियत को जानती है वह अपने जीवन में कभी विफल नहीं हो सकती है, और उसके जीवन की चुनौतियों के आगे उसके माता पिता का संघर्ष, समर्पण और त्याग होता है। धीरे धीरे बड़ा होता बच्चा उनके इस संघर्ष का मौन साक्षी होता है। बच्चे का यही मौन तब मुखर होता है जब वह माँ या फिर पिता बनता है। इसके लिए उससे समय की बहुत ही लंबी नदी को तैरकर पार करना होता है। माता पिता खामोश कविता की तरह होते हैं। उनकी खामोशी के पीछे ही छिपा होता है प्यार का अजस्त स्रोत जो सदैव प्रवाहमान होता है। इसमें भीगने का अवसर बहुत ही कम संतानों को मिलता है, पर जिसे भी मिलता है वह निहाल उठता है। चट्टान के नीचे मीठे पानी का सोता ऐसे नहीं मिलता, और उसके लिए आप देखिए संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में वो परिश्रम होता है जो अनजाने में उनसे ही संतानों को विरासत में रूप में मिलता है। खामोश कविता सदैव हमारे जीवन में अपना असर दिखाती रहे तो जीने की राह और आसान हो जाती है। आप लोग सोचते हैं क्या है, आपके विचार क्या हैं, आप लोग बताइए। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पर, वहाँ डाल देंगे तो जाकर आप देख सकते हैं। ये आप देखिए खसरे का खतरा। खसरे का संक्रमण एक बार फिर अपने पांव तेजी से पसार रहा है। यह किसी एक देश की बात नहीं बल्कि दुनिया भर में खसरे के मामले बढ़ रहे हैं। इससे संबंधित एक हालिया रिपोर्ट ने विश्व भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया। इसके मुताबिक 2023 में पूरी दुनिया में खसरे के 1 करोड़ 3 लाख मामले सामने आए, जो 2022 की तुलना में 20% अधिक हैं। इसे अमेरिका, यूरोप, भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के लिए नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। खसरा सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। इसे टीकाकरण से रोका जा सकता है, मगर सवाल यह है कि जब दुनिया भर में इस संक्रमण का टीका वर्षों से उपलब्ध है तो इसकी चाल फिर तेज क्यों हो रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें वैश्विक स्तर पर खसरे से निपटने के उपायों में ढिलाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गौर करने वाली बात है कि खसरे से बचने के लिए तैयार किया गया टीका वर्ष 1963 से ही दुनिया भर में उपलब्ध है और इसके प्रभावशाली नतीजे भी सामने आए हैं, मगर पिछले कुछ वर्षों में इसके संक्रमण के मामले बढ़ना भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के लिए चेतावनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। WHO और अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 57 देशों में से एक है जहां वर्ष 2023 में खसरे के मामले बढ़े हैं। चौंकाने वाली बात है कि वैश्विक स्तर पर इस संक्रमण के फैलने की घटनाएं 20% बढ़ी। अमेरिका में तो वर्ष 2000 में खसरे के उन्मूलन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 25 साल बाद वहां की स्वास्थ्य संस्था CDC ने इस साल जनवरी से मई तक देश में खसरे के 900 मामले सामने आने की पुष्टि की है। ऑस्ट्रेलिया में साल के शुरुआती 5 महीनों में खसरे के 77 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में यहां कुल 57 मामले सामने आए थे। यूरोप में पिछले 25 वर्षों की तुलना में खसरे के सबसे अधिक मामले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए।
मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि दुनिया भर में खसरे की टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करने का वक्त आ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी भी खसरे का संक्रमण बढ़ने की एक वजह बनी है और इस दौरान आप देखिए लोगों का ध्यान कोरोना के टीके लगवा कर इसके बचने पर था। इससे खसरे का टीकाकरण प्रभावित हुआ, मगर यह भी सच है कि कोरोना काल के बाद सरकारी स्तर पर खसरे के संक्रमण को रोकने को लेकर जो सक्रियता दिखाई जानी चाहिए थी उसका अभाव रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खसरे से संक्रमक व्यक्ति कई लोगों में संक्रमण फैला सकता है, लिहाजा दुनिया के लिए यह सावधान होने की घड़ी है। व्यापक स्तर पर टीकाकरण के बिना इस बीमारी से सुरक्षा पाना मुश्किल है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सलाह दी है कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को भी टीके की 2 खुराक अवश्य मिले। लापरवाही की लपटें। ये दिल्ली अनियोजित विकास की एक ऐसी तस्वीर है जहां हमें एक तरफ झुग्गियां दिखाई देती हैं तो दूसरी ओर गगनचुंबी इमारतें। नतीजा यह है कि सघन बस्तियों से लेकर औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने से बड़े नुकसान का जोखिम हमेशा बना रहता है। भीषण गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं प्रायः सामने आती हैं। यहाँ आधुनिक कही जाने वाली कई मंजिलों वाली रिहायशी इमारतें बनाने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन वहाँ अग्नि सुरक्षा इंतजामों में जिस तरह की लापरवाही बरती गई उसका खामियाजा अब उनमें रहने वाले नागरिकों को भुगतना पड़ता है। इन इमारतों में आग बुझाने के उपकरण जरूर लगाए गए पर इनकी जांच परख महीनों तक नहीं होती है। द्वारका में मंगलवार को जिस बहुमंजिला इमारत में आग लगी वहाँ अग्निशमन की पुख्ता उपाय किए गए होते तो एक पिता और उसकी बेटी और तथा भतीजे की मौत ना होती। दरअसल आग इस घटना के वक्त लपटों से बचने के लिए इन तीनों को जब कोई विकल्प नहीं सूझा तो बालकनी से नीचे कूद गए, उनकी जान चली गई। एक बात और आपको बता दूं यहाँ कि देखिए सुरक्षा के उपाय नहीं देखने को मिलते हैं। जब आग लगती है उसके बाद हाहाकार मचता है, फिर आप देखते हैं हमारा शासन प्रशासन प्रबंधक जागता है, फिर हम लोग सो जाते हैं। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? यह निराशाजनक है कि इमारतों में अग्निशमन के सामान्य उपकरण को ही पर्याप्त मानकर अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते हैं। द्वारका की जिस इमारत में आग लगी उसके नीचे की मंजिलों पर लोग खिड़कियां तोड़ते और बालकनी से बचाने की गुहार लगाते देखे गए। इससे साबित होता है कि इमारतों की सभी मंजिलों पर आग से बचाव के लिए कारगर उपाय नहीं किए गए थे। यह जानते हुए भी कि न केवल रिहायशी बल्कि औद्योगिक इलाकों में हर वर्ष आग लगने की घटनाएं होती हैं तो रोकथाम के उपाय पहले ही क्यों नहीं किए जाते हैं और समय समय पर जांच क्यों नहीं होती है, उपकरण काम कर रहे हैं या नहीं, बार बार ऐसे हादसे ना हो इसके लिए अब जवाबदेही तय करने की जरूरत है। इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।